जय हिंद दोस्तों। इंडिया की ही नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी इंडिया से है और आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, बायजूस। रीसेंट पास्ट में बहुत बड़ी एक्विजिशंस भी करी हैं। आकाश जो बहुत पुरानी एजुकेशनल कंपनी थी उसको खरीदा है, व्हाइट हेड जूनियर्स को खरीदा है। मतलब छोटी मोटी वैल्यूएशन ही, करोड़ों की वैल्यूएशन पे ये डील हुई है और इन सबको मिला के ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी तो बन गई है। लेकिन ये कितनी सस्टेनेबल वे में चल रही है ये आज जानेंगे। क्या इनके आईपीओ प्लान है और कैसा रहा इनका रीसेंट जो इन्होंने रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं पहली बार इन रन अप टू द आईपीओ, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए कैप्टन्स पॉडकास्ट में। मेरा नाम है कैप्टन शशांक और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। हम हर हफ्ते ऐसी ही एजुकेशनल अवेयरनेस वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। 2020-21 फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट इन्हें पब्लिश करना था। काफी समय लग गया लेकिन फाइनली पिछले हफ्ते ये आ गया। अब इसकी अगर बात करें तो एक्सपेक्टेशन थी कि 4,400 करोड़ के रेवेन्यू ये कमाएंगे, बट रियलिटी उससे कुछ परे थी। क्यों, एक बार नजर डालते हैं उसके ऊपर। रेवेन्यू जो है वो फ्लैट रहे 2,500 करोड़ पे और लॉसेस जो हैं 4,500 करोड़ के लॉसेस। 2020 से 20 टाइम्स ज्यादा, मतलब 20 गुना ज्यादा लॉसेस बढ़ के 4,500 करोड़ का लॉस जो बनाया है कंपनी ने 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में। अब आप सोचेंगे इतना लॉस कैसे, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। तो जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे इतना परे रिजल्ट कैसे आया है, इसको एक बार समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इनकी इनकम स्ट्रीम कैसे आती है और ये कैसे पैसा कमाते हैं। तो इनकी 3 इनकम स्ट्रीम है। पहली जो है कोर्स फी, यानी कि जो लाइव ट्यूटरिंग होती है, सेशन बाय सेशन आपको पैसा आता है वहां से। जैसे किसी स्टूडेंट को कोई कोचिंग लेनी है, कोई ट्यूशन लेना है, तो वो सेशन लाइव होते हैं और उनसे ये पैसा कमाते हैं पर सेशन का। सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है स्ट्रीमिंग फीस, यानी कि प्री रिकॉर्डेड सेशंस जब आप स्ट्रीम एज ए स्टूडेंट आप स्ट्रीम करते हैं और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है तो वो इनकी स्ट्रीमिंग इनकम हो जाती है। और तीसरा सोर्स ऑफ इनकम है रेवेन्यू फ्रॉम टैबलेट्स एंड एसडी कार्ड्स, यानी कि जो प्री रिकॉर्डेड सेशन है वो इन टैबलेट और एसडी कार्ड जो होते हैं उन पे लोड किया जाता है और वो फिर बेचे जाते हैं। एंड मोस्टली ये लोअर इनकम जो फैमिलीज होती हैं, उन जिनके पास हाई स्पीड इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, उनको ये बेची जाती है। यहां पे गौर फरमाने वाली बात ये है कि जो मोस्ट रेवेन्यू बायजूस जो कंपनी कमाती है वो प्रोडक्ट, यानी कि अपना जो टैबलेट बेचने से कमाती है। तो ये अपने आप को प्रोडक्ट फर्स्ट कंपनी बताते हैं क्योंकि ये टैबलेट बेच रहे हैं, वो एज ए प्रोडक्ट ये ट्रीट करते हैं और एडटेक कंपनी ना बोल के अपने को प्रोडक्ट फर्स्ट कंपनी बोलते हैं, यानी कि हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो हम बेचते हैं। तो यहां पे एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन की प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि आप रेवेन्यू जो आप जनरेट करें उसको रिकॉग्नाइज कब करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बिस्किट बेचने वाली कंपनी है, जैसे ही उसका बिस्किट बिका वो अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेती है क्योंकि उसकी सेल हो गई। अब बाद में बंदा कभी भी उस बिस्किट को खाए उससे उनको मतलब नहीं। बट बायजूस के केस में ऐसा नहीं है। जो टैबलेट इन इटसेल्फ, जो टैबलेट जो ये बेच रहे हैं उसकी कोई ज्यादा वर्थ नहीं है। वर्थ है उसमें प्रेजेंट जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं, जो इनकी क्लासेस हैं उसमें उसकी वर्थ है। और वो खरीदते ही टैबलेट तो कंज्यूम नहीं हो जाती हैं, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंज्यूम होंगी और कुछ केसेस में वो साल भर, 2 साल 3 साल, मान लीजिए अगर आप इनके क्लासेस 8 to 12 क्लासेस वाला कोर्स ले रहे हैं तो वो 4 साल में वो जो है उस पूरी टैबलेट की कीमत उनके पास आएगी। तो यहां पे जैसे ही आपकी टैबलेट सेल हो रही है, अगर आप उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो गलत और मिसलीडिंग हो जाता है क्योंकि आप जो सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, जो आप उसमें क्लासेस बेच रहे हैं, वो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंज्यूम होंगी। ये तो है नहीं कि बेचते ही सारी क्लासेस मैट्रिक्स की तरह अपने दिमाग में लगा के ट्रांसफर कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। अब यहां पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए अगर किसी ने डाउन पेमेंट करके वो टैबलेट खरीद भी लिया और अपनी ईएमआई भरना वो बंद कर दे, या फिर वो कुछ टाइम ईएमआई भर के बीच में अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दे, तो जो रेवेन्यू आपने अपफ्रंट रिकॉग्नाइज कर लिया, जैसे ही सेल हुई वैसे ही रिकॉग्नाइज, वो फिर आपको दोबारा से माइनस करना पड़ेगा।
लॉस की तरह उसको दिखाना पड़ेगा। तो ये चीज यहां पे अगर आप एग्रेसिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस करते हैं तो एग्रेसिव अकाउंट प्रैक्टिस में ये तभी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उस रेवेन्यू। लेकिन अगर आप देखें तो ये एक मिसलीडिंग तरीका है। अगर सही तरीका अपनाएं तो उस रेवेन्यू को आपको ओवर अ पीरियड रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे आपके पास पेमेंट आ रही है, मान लीजिए डाउन पेमेंट आई, आप उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, लेकिन जब तक बाकी का पैसा आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब कंज्यूम होता है कंटेंट और वहां से कैश आता है तब उसको रिकॉग्नाइज करें, तो वो एक बेहतर अकाउंटिंग प्रैक्टिस मानी जाएगी। तो इस बार क्या हुआ, जो इनका ऑडिटर है उसने बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हुए ओनली एंड ओनली 40% ऑफ रेवेन्यू जो इनका जनरेट हुआ है उसको रिकॉग्नाइज किया है फॉर FY21। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 में जो इनकी सेल हुई उसका सिर्फ और सिर्फ 40%, जो ये पहले 100% एक साथ ले लेते थे, उसका सिर्फ 40% रिकॉग्नाइज किया गया है एज रेवेन्यू फॉर द ईयर 21, फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए। तो एक तो ये वजह हो गई जिस वजह से इनका रेवेन्यू कम आया, और दूसरी इसमें एक और वजह है कि इनकी एक आदत है कैपिटलाइजिंग द एक्सपेंस। अब ये क्या चीज है इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। अब कैपिटलाइजिंग द एक्सपेंसेस से यहां पे मतलब होता है कि जनरली कुछ कंपनीज मार्केटिंग एक्सपेंस जो है उसको एकदम से एक्सपेंस आउट नहीं कर देती। यानी कि मान लीजिए जैसे प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनेगा तो उसमें आप एक्सपेंस दिखाएंगे कि मान लीजिए मेरा 1 करोड़ उस एक्सपेंस हुआ मार्केटिंग में। अब इनका यह कहना है कि जो 1 करोड़ की मार्केटिंग हुई है उसकी वैल्यू सिर्फ उसी टाइम नहीं आती, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स आती है। यानी कि आज कुछ इस साल आई, कुछ अगले साल, कुछ उससे अगले साल। तो ये चाहते हैं कि उस 1 करोड़ जो ऑलरेडी इनकी जेब से जा चुका है उसको पूरा रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस ना करके उसका कुछ पार्ट 1 साल, फिर कुछ पार्ट अगले साल, कुछ पार्ट उससे अगले साल। यानी रेवेन्यू के केस में अपफ्रंट रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो, लेकिन एक्सपेंस के केस में आप बोल रहे हो कि वैल्यू बाद में आती है तो उसका कुछ पार्ट आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो इस साल, बाकी अगले साल और उससे अगले साल। तो इससे क्या होता है, आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि आप पूरा जो आपकी जेब से पैसा गया है एज कैश जो गया है उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे एक्सपेंस, लेकिन आप प्रॉफिट दिखा रहे हो क्योंकि आपने एक्सपेंस अपना कम कर दिया है। और उस मार्केटिंग एक्सपेंस को एक इंटेंजिबल एसेट दिखा के आपको ट्रीट करते हैं कि इसमें थोड़ा 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 करके अमोर्टाइजेशन होगा हर साल। और यानी कि बेसिकली इंटेंजिबल एसेट्स जो आप छू नहीं सकते जैसे ब्रांड वैल्यू, और टेंजिबल एसेट्स हो जाते हैं जैसे आपका कंप्यूटर और वगैरह जो आपको छू सकते हो। अब ब्रांड वैल्यू आप दिखाएंगे कि 1 करोड़ की ब्रांड वैल्यू जनरेट हुई, हर साल उसमें से सिर्फ थोड़ा 20% 30% माइनस करते जाएंगे, यानी जैसे डेप्रिसिएशन होता है टेंजिबल एसेट्स के केस में। इनटेंजिबल एसेट में अमोर्टाइजेशन दिखाएंगे कि बस इस साल हमारा 20 लाख का खर्चा हुआ तो वो 1 करोड़ की 80 लाख हो जाएगी ब्रांड वैल्यू, और अगले साल फिर 20 लाख का खर्चा हुआ वो तो 60 करोड़ रह जाएगी, लेकिन 60 लाख रह जाएगी, सॉरी। ये प्रैक्टिस इंडस्ट्री में ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि इसका कोई बेसिस ऐसा नहीं है, अपनी खुद की कंपनीज पॉलिसीज बना लेती हैं। तो ऐसे ही बायजूस के केस में मार्च 20 में जो इन्होंने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाला था उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे अगर आप नजर डालेंगे 900 करोड़ का सैलरी एक्सपेंस था, लेकिन उसमें से इन्होंने बोला कि नहीं 526 करोड़ इंटेंजिबल एसेट क्रिएट हुआ है हमारा और उसको कैपिटलाइज कर लिया, और 420 करोड़, नंबर पे ध्यान दीजिए, 420 करोड़ का ही एक्सपेंस दिखाया इन्होंने एज सैलरी, बाकी का एक्सपेंस दिखा दिया कि भाई ये हमारा इंटेंजिबल एसेट क्रिएट हुआ है इसकी वजह से। तो इससे क्या होगा, आर्टिफिशियली आप प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपने एक्सपेंस कम कर दिया। हालांकि आपका 900 करोड़ हुआ था, आपने दिखाया सिर्फ 420 करोड़, और उससे क्या होगा कि अगर आपके एक्सपेंस कम होंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। इस साल डेलॉइट जो इनका ऑडिटर था उन्होंने बोला कि ये सब बकवास बातें बंद करो, ये सब नहीं चलेगा, और इन्होंने मोस्ट ऑफ द कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंस हो गया या रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू हो गया, उसमें इस तरह की हरकतें ये नहीं कर पाए। इसी वजह से जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू था उससे कम आया है रेवेन्यू, और लॉसेस 20 टाइम्स बढ़ गए। और यहीं तक इनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाती, इनके और भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जैसे आईपीओ प्लान। वर्ल्ड्स बिगेस्ट एडटेक कंपनी का जो इनका क्लेम है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए ये चाहते थे कि ये यूएस में जाके लिस्ट करें और 40 बिलियन की वैल्यूएशन पे जाके लिस्ट करना चाहते थे अपने
कंपनी को। फिर क्या हुआ, फंडिंग विंटर आ गई। आपने सुना ही होगा, पिछले कई दिनों से फंडिंग रेस करना मुश्किल होते जा रहा है कंपनीज को, और जो नया न्यू मनी मार्केट में नहीं आ रही जैसे पहले चल रहा था। तो इस वजह से इनको प्रॉब्लम हुई। ये आईपीओ का प्लान भी इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है अब, क्योंकि इंटरेस्ट इतना इन्वेस्टर से अभी नहीं नजर आ रहा। और इसी वजह से जो है आपको इसके आईपीओ के प्लान की अभी कुछ खबरें नजर ज्यादा नहीं आ रही। और कुछ लोगों का मानना है ये जो व्हाइट हैट जूनियर की इन्होंने एक्विजिशन करी थी $300 मिलियन की, $300 मिलियन की जो एक्विजिशन करी थी, इतनी महंगी वैल्यूएशन पे, सिर्फ 4 महीने हुए थे पैंडेमिक को शुरू हुए तब, और उससे आज की डेट में 30% ऑफ लॉसेस जो इनकी टोटल पूरी कंपनी में आ रहे हैं वो व्हाइट हैट जूनियर की वजह से आ रहे हैं। तो ये कुछ और प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं जो इन्वेस्टर्स देखते हैं बारीकी से, और इन्वेस्टर्स इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे इनके यहाँ पे फुल टाइम सीएफओ नहीं है, इतनी बड़ी वैल्यूएबल, सबसे बड़ी स्टार्टअप इंडिया की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी, बट फुल टाइम सीएफओ अवेलेबल नहीं है। तो ये क्वेश्चंस इन्वेस्टर्स पूछते हैं, तो इधर से कुछ जवाब आता नहीं। और यहां तक प्रॉब्लम सीमित नहीं है, बॉन्ड मार्केट में भी इन्होंने $1.2 बिलियन उठाए थे। आज वो ही बॉन्ड्स जो है मार्केट में 30% डिस्काउंट पे बिक रहे हैं। तो इससे ये जरूर समझ आता है, मतलब आप समझिए 1.2 बिलियन का इन्होंने नवंबर में लास्ट ईयर लोन लिया था। एक तरह से बॉन्ड मार्केट से लोन लेते हैं लोगों से, कंपनी से, वो बॉन्ड्स 30% डिस्काउंट पे बिक रहे हैं। मतलब जो लेंडर्स हैं उनको भी कुछ ज्यादा आशा नहीं है कि ये कंपनी आगे कुछ ज्यादा अच्छा कर सकती है, या इनकी कंपनी, ये जो पैसा इन्होंने लोन पे दिया है वो पूरा का पूरा रिकवर हो सकता है। और यहाँ पे घूम फिरकर बातें आ जाती हैं बाइजू रविंद्रन, जो एनिग्मेटिक फाउंडर हैं स्टार्टअप के। तो नो डाउट कंपनी बहुत बड़ी खड़ी करी है, लेकिन इसके ऊपर सवाल हमेशा उठते आ रहे हैं। चाहे इनकी बिजनेस प्रैक्टिस हो, लोगों को काफी इन्फ्लुएंस करके, स्पेशली जो लोअर मिडिल क्लास, लोअर इनकम क्लासेस के फैमिली हैं, उनको बेचने की जो इनकी सेल्स टैक्टिक्स है वो हमेशा क्वेश्चन में रही हैं। क्या ये यहां से टर्न अराउंड कर पाएंगे अपनी कंपनी को, ये तो समय बताएगा। आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के बारे में, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और क्या इनका आईपीओ सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं, जरूर कमेंट करके बताएं। एंड अगर आपको ये प्रयास हमारा पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।